जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो, जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर रूठे पर हिम्मत न टूटे, तकदीर रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हाँ बेटा, मैं प्रभास सर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय प्रभास सर में। वीडियो में 1-2 दिन लेट हो गए, सो सॉरी, बट फिर से मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ बेटा कि अब कंटिन्यूसली वीडियो आपके पास पहुँचेंगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, मैट्रिक्स। अब आप देख रहे होंगे बेटा कि मैट्रिक्स तो सर ने करवा दिया, मैंने आपको मैट्रिक्स करवा दिया। पिछले 3 वीडियोज़ में मैंने एक में आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट दिया था और 2 वीडियोज़ में एनसीईआरटी के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने करवा दिया। ये मैट्रिक्स का लास्ट है। आउटसाइड एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन होते हैं, जो आते हैं, वो मैंने करवा दिया है। अब आउटसाइड जो क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी से मैट्रिक्स पर, वो होंगे बेटा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि आपका रो एलिमेंट्री ऑपरेशन हट गया है। तो मैट्रिक्स से जो लंबा क्वेश्चन आएगा वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। 110% है कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा बेटा। इसीलिए आपको इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना होगा। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने इसके पीडीएफ का लिंक बना के आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करा है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन आपको बेटा पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, उनके लिंक मिल जाएंगे इसी वीडियोज में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन है ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अगर ये 10 क्वेश्चन कर लिए, अब आपके मैट्रिक्स 100% कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। नाउ पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ फार्मर possesses 30 acre cultivated land that must be cultivated in 2 different mode of cultivation, organic and inorganic. The yields for organic and inorganic system of cultivation is 11 क्विंटल, ठीक है। द यील्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए बोल रहा है 11 क्विंटल्स पर एकड़ एंड 14 क्विंटल्स पर एकड़ जो है वह इनऑर्गेनिक के लिए बोल रहा है रिस्पेक्टिवली। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30 एकड़ लैंड अमॉन्ग 2 मोड ऑफ कल्टिवेशन टू ऑब्टेन यील्ड 390 क्विंटल। 390 क्विंटल्स लाने हैं आपको। 30 एकड़ लैंड है आपका, 30 एकड़ लैंड है बेटा आपका, ठीक है, जिसमें कितना लाने हमारे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम 390 क्विंटल्स लेके आने हैं। 390 क्विंटल। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बोल रहा है कि ये जो हम लोग खेती कर रहे हैं वो 2 तरह का खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक और क्या चीज़, इनऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है वो बोल रहा है इसने क्वेश्चन में कि 11 क्विंटल्स पर एकड़, 11 क्विंटल्स पर एकड़ ऑर्गेनिक वाला है, ऑर्गेनिक वाला, ओके। और इनऑर्गेनिक वाला जो है, इनऑर्गेनिक वाला वो बोल रहा है क्या चीज बेटा, 14 क्विंटल्स पर एकड़, ओके। ऑर्गेनिक 2 तरह का करना है, एक है ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वाला 11 क्विंटल पर एकड़ और इनऑर्गेनिक वाला 14 क्विंटल पर एकड़। बोल रहा है आपको 30 एकड़ जमीन है आपके पास में, उसको 2 भागों में बांटना है, जिससे कि आप इन दोनों का प्रोडक्शन करो और टोटल प्रोडक्शन जो है आपका वो 390 क्विंटल्स होना चाहिए। बस क्वेश्चन इतना ही है। अब मैं आपको रिमेंबर, ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कैसा क्वेश्चन है। ऐसा तो एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं करा आपने, बट एनसीईआरटी में आपने ऐसा क्वेश्चन करा है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। फिर घबरा गए आप, कौन सा क्वेश्चन सेम टू सेम है? इंटरेस्ट वाला याद कीजिए। मैट्रिक्स में उसमें था 30,000 रुपीज़ को 2 तरह के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, 5% और 7%।
रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था, यहाँ भी हमें रेट दे रखा है ये कि 11 क्विंटल पर एकड़ होना है और 14 क्विंटल पर एकड़ होना है। उसमें 30,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करना था, यहाँ 30 एकड़ जमीन का यूज करना है। वेरी गुड। उसमें टोटल इंटरेस्ट जो रिसीव कर रहे थे हम प्रॉफिट, वो दे रखा था 2100 रुपया या 2200 रुपया जो भी हो, बीच 1800 रुपया भी है और 2100 भी है। यहाँ पर टोटल हमें 390 क्विंटल लेके आना है। अब तो आप बोलोगे हाँ सर ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम वही है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला है, फर्क इतना है कि उसके लैंग्वेज में पूरी तरह से चेंज कर रखा है। ठीक है, तो चलिए बेटा, सबसे पहले तो हमने मान लिया लेट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन कितना एकड़ में कर रहा है, x एकड़ में, एंड इनऑर्गेनिक वो कितने में, 30 माइनस x एकड़ में, 30 माइनस x एकड़ में। ओके, तो प्रोडक्शन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कितना कितना हो गया, x और 30 माइनस x। रेट ऑफ प्रोडक्शन जो था दैट इज ये लैंड हो गया हमारा L, कितना हो गया बताना बेटा, 30 और x और 30 माइनस x। ठीक है, प्रोडक्शन क्या दे रखा था, मतलब P इज इक्वल टू, तो कितना है जरा बताना, हाँ जिसका रिस्पेक्टिवली होगा 11 और 14 क्विंटल पर एकड़ है। ये एकड़ है हमारा, जमीन है इतना एकड़ और इतना एकड़, और ये पर एकड़ प्रोडक्शन है। अब देखो मल्टीप्लाई जब करोगे तो x वाला 11 से हो जाएगा, 30 माइनस x वाला 14 से हो जाएगा। ऑर्गेनिक से, और इनऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है, यहाँ ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है। टोटल प्रोडक्शन कितना लेके आना है, TP इज इक्वल टू, ये भी मैट्रिक्स में है, और 390 क्विंटल लेके आना है। वेरी गुड। अब क्या होगा जरा बताना बेटा, तो L लैंड है आपका इनटू प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, टोटल प्रोडक्शन। इसका मतलब है x और 30 माइनस x, ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इनटू 11 और 14 इज इक्वल टू, हाँ बोला बेटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 390। अब एक बच्चा बोला मेरे से कि सर आपको तो पता है, तो ये आप रो में ले रहे हो, ये आप कॉलम में ले रहे हो, हम पेपर में कैसे करें। तो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो पता है, मैंने पढ़ा रखा है, CR रूल। नहीं तो आप पीछे वीडियो में देखिए बेटा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसमें देखिए, बेसिक रूल मैंने बता रखा प्रोडक्शन के लिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए क्या बताया था मैंने, CR रूल। तो CR रूल के लिए नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर। तो पहले आप जो मैट्रिक्स लिखोगे ना, अब मैं यहाँ L इंटू पी लिखा, एक बच्चा P इंटू L लिखना चाह रहा था, तब वो P को जो है प्रोडक्शन को वह 11 और 14 ले लेता, और लैंड को X, यहाँ X और यहाँ 30 माइनस X ले लेता। तो आप किसको आगे रख रहे हो, जिसे आगे रख रहे हो उसका कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए, नहीं इसका जो कॉलम में लिखे हो वो उसका रो में लिख दिया करो। आई बात समझ में। जैसे इसमें कॉलम में था हमारा ये वाला था हमारा ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक, तो इधर ये है ऑर्गेनिक और ये है इनऑर्गेनिक। ओके, अब तो आपके समझ में आ गए होंगे अच्छे से कि आप कैसे करोगे। ठीक है बेटा, और सवाल तो बन गया आपसे, क्योंकि अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कहानी खत्म है। 11x प्लस 14, 14 42, 420 माइनस 14x इज इक्वल टू 390। मैट्रिक्स इक्वल कर दिया हमने। तो 14 में से 11 गया 3x, इधर ले आओ बेटा, तो देयरफॉर 420 माइनस 390 इज इक्वल टू 14 में से 11 गया 3x, देयरफॉर x इज इक्वल टू, बोलना बेटा, हाँ 10 और 20 30 हो गया, 30/3, दैट्स मीन्स 10 एकड़। इसका मतलब है ऑर्गेनिक का जो आप प्रोडक्शन करोगे वह कितने एकड़ में होगा, 10 एकड़ में, और इनऑर्गेनिक वाला जो है इनऑर्गेनिक, ये कितने हो जाएंगे बेटा, 20 एकड़ में। ये आपके आंसर हो गए। आई होप दैट कि बेटा आपको आंसर इसके समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब इसमें दूसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो मैं दूसरा करवाने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये जितना भी क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ आपको सब प्रीवियस ईयर है। ठीक है, और अगर मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 110% इससे क्वेश्चन इस बार आने ही आने हैं। इसीलिए आप इसको अच्छे से करके जाओ, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा।
अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है, बाद में पछताने से तो कोई फ़ायदा है नहीं बेटा। अगर कुछ फ़ायदा हो तो बताओ, मैं भी आप लोगों के साथ पछता लूँगा, थोड़ा सा नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट वाला जो था वो बोल रहा है टू स्कूल ए एंड बी डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेज टू दियर स्टूडेंट फॉर 3 वैल्यूज। ऑनेस्टी बोला है, ऑनेस्टी के लिए एक्स है, पंक्चुअलिटी वाई है एंड ओबीडियंस जेड है। स्कूल ए डिसाइडेड टू अवार्ड अ टोटल ऑफ ₹11,000 फॉर 3 वैल्यूज टू 5, 4 एंड 3 स्टूडेंट respectively, while school B decided to award 10,700 for 3 values, 4, 3 and 5 students respectively. If all the 3 prizes together amount to 2,700, then पहला बात बोल रहा बेटा, अब इसमें आपको फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट द एबव सिचुएशन ओके बाय मैट्रिक्स इक्वेशन एंड फॉर्म लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दूसरा बोल रहा है आपको इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सो ऑब्टेन यूजिंग मैट्रिसेस। विच वैल्यू डू यू प्रिफर टू बी रिवार्डेड मोस्ट एंड वाई। बोल रहा कौन सा वैल्यू जो है आप मोस्टली इसको रिवार्ड करोगे। ओके चलते बेटा, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले क्या बोला इसने कि 3 स्कूल था आपका ए बी एंड 2 स्कूल है 2 स्कूल ए एंड बी डिसाइडेड टू अवार्ड, कितने अवार्ड देने के लिए किसने तैयार हुआ, प्राइज टू दियर स्टूडेंट फॉर 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज हैं इसके। ऑनेस्टी के लिए एक्स बोला है, पंक्चुअलिटी के लिए वाई बोला है एंड हाँ ओबीडेंस के लिए जेड बोला है ना। तो सबसे पहला हमने लेट कर लिया, पहला ए मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स बी है। बी में हमने जो नंबर था हमारा एक्स वाई और जेड, इसे हमने डिसाइड करा पहले बी मैट्रिक्स को। अब ये एक्स वाई जेड क्या है हमारा, तो ये जो आपको दे रखा था ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी एक्स था हमारा, और दूसरा क्या है बेटा पंक्चुअलिटी वाई है एंड ओबीडेंस जेड है। अब जो बोल रहा था कि पहला वाला स्कूल जो है उसमें फर्स्ट स्कूल में कितने हैं 5, 4 एंड 3 स्टूडेंट हैं। तो फर्स्ट स्कूल में 5, 4 और 3 स्टूडेंट हो गया। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। दूसरे वाले स्कूल में बोला था कि स्टूडेंट है 4, 3 और 5 है, तो 4, 3 और क्या हो गया बेटा 5 हो गया, ठीक है। और तीसरे वाले स्कूल में तो स्कूल है ही नहीं, स्कूल तो 2 ही है। अब ये 3 वेरिएबल है तो तीसरा तो आना ही आने हैं हमारी, है ना। अब वो तीसरा क्या होगा, तो उसने बोला है कि टोटल प्राइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वह कितना है 2700, यानी टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि 1, 1 और हम लोग क्या बोल देंगे 1, ठीक है। मतलब इसके लिए भी और इसके लिए भी, यानी x प्लस वाई प्लस जेड जो है टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, तो यही हमारा हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया था x, y और z। x किसके लिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया था बताना, तो इसने बोल रखा था x किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, बोलो ऑनेस्टी के लिए। y प्राइस किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया था, पंक्चुअलिटी के लिए, एंड ओबीडेंस के लिए हमने z करा था। अब स्कूल a जो है वह कितना प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 11,000, तो एक और मैट्रिक्स हो गया C, कितना हो गया बोलो 11,000। दूसरा स्कूल B जो है वह कितना उसने डिस्ट्रीब्यूट करा बेटा, तो 10,700, 10,700, और लास्ट में जो टोटल प्राइस था तीनों के बीच का, है ना, वह 2,700 था बेटा, 2,700। ओके, ये समझ में आ गए, फिर से समझो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने पहले ही मान लिया था, ये हमें दे रखा था ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी और ओबीडेंस, 3 बातें दे रखा था, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी एंड ओबीडेंस, ठीक है। बोला जो ऑनेस्टी के लिए है वह अमाउंट x है, मतलब कितना प्राइस देते हैं वो नहीं बताया, वही आपको बताना है। तो बोला ऑनेस्टी के लिए हम लोग x प्राइस देते हैं, पंक्चुअलिटी के लिए y प्राइस देते हैं, और ओबीडेंस के लिए हम लोग z रुपीज़ देते हैं। अब बोला कि स्कूल A में ऑनेस्टी के लिए 5 स्टूडेंट को प्राइस दिया गया, तो टोटल प्राइस कितना देगा 5x, एक के लिए है ये। उसके बाद बोला पंक्चुअलिटी के लिए 4 स्टूडेंट को दिया गया, तो 4y हो जाएगा, और
ऑनेस्ट ओबीडियंस के लिए 3 को दिया गया तो 3z होगा। अब ये कब आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5x प्लस 4y प्लस 3z, और ये टोटल प्राइस जो स्कूल ए दे रहा था वह 11,000 दे रहा था। ठीक है, इसी तरह से स्कूल बी में जो ऑनेस्टी के लिए प्राइस दिया गया वह 4 स्टूडेंट को दिया गया, पंक्चुअलिटी के लिए 3 स्टूडेंट को दिया गया और ओबीडियंस के लिए 5 स्टूडेंट को दिया गया। ओके, तो प्राइस तो ये हो गया 4x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 10,700। उसके बाद आपसे बोला कि ये तीनों प्राइस का जो अमाउंट है, मतलब ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी और ओबीडियंस, अगर इन तीनों का अमाउंट टोटल अमाउंट कर ले एक एक स्टूडेंट के लिए तो वो 2700 होता है। ये लास्ट लाइन बता रहा था इसका, 2700 होता है। ठीक है, इफ ऑल द 3 प्राइजेस टुगेदर अमाउंटेड, तो 3 प्राइस तो यही माना था ना आपने एक्स वाई जेड, तो टुगेदर यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2700 हो गया। आई होप दैट कि यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ए जो है वह क्या था हमारा, बताना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये बी जो है यह क्या है, प्राइस पर स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट है। ठीक है, और ये सी है टोटल प्राइस, टोटल प्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल प्राइस कैसे निकलेगा आपका, जरा बताना। तो ए इंटू बी करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट और प्राइस पर स्टूडेंट को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगा हमारा, यानी सी आ जाएगा। ओके, ये इक्वेशन बन गया आपका, यानी पहला वाला पार्ट जो आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोलता था ये हो गया बेटा 5 4 3 4 3 5 1 1 1 ओके इंटू एक्स वाई जेड, वेरी गुड, इज इक्वल टू, अब यहाँ से 11,000 10,700 और 2700, ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब यहां से 2 बातें बनती है, ध्यान रखिएगा, यही चीज मैं सिखाना चाह रहा था आपको। ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का भी है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन सिस्टम। अब ये आपको दे देता डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। तो 5x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 11,000, और फिर बोला 4x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 10,700, और लास्ट में बोल देता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2,700। ठीक है, इस मैट्रिक्स को अगर खोलोगे तो यही चीजें आएगी आपकी बेटा, है ना, 5x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 11,000। अब बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, इस ये इक्वेशन दे दिया आपको, और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, डिटर्मिनेंट के लास्ट, सबसे लास्ट एक्सरसाइज हैं। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, कुछ टीचर भी बोल रहे हैं कि ये हट गया है, नहीं हटा बेटा, वो क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक हटा है, जिसमें आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताने हैं, है ना, सॉल्यूशन नहीं हटा है, सॉल्यूशन है, इसीलिए आधा अधूरा सिलेबस पढ़ के मत जाइएगा, पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए। ठीक है, तो क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि ये चीजें तो पूरा, अब इससे बोलता है डिटर्मिनेंट का मेथड यूज करके ये करो। अगर डिटर्मिनेंट के मेथड से हम सॉल्व करने चाहते तो ये ए एक्स इज इक्वल टू, अब इसको बी बोल रखे हो या सी बोल, जो भी बोल रखे हो बेटा आप, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, या आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी लिखो आप, ए बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी, और ए इनवर्स हमारा क्या होता, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए और इनटू में सी, ये b इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू तो आपका ये आ गया एक्स वाई जेड, ओके, ठीक है, इज इक्वल टू एडजॉइंट a, अब वो निकालना पड़ेगा, ये आपका मैट्रिक्स a है तो एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट a निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट a को पता है ना बेटा आपको, कोफैक्टर a का क्या हो जाता है, ट्रांसपोज इनटू c अपॉन में डिटर्मिनेंट a। अब एक बच्चा बोला कि क्या सर, अगर ये क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स से है, अभी तो आप मैट्रिक्स ही दे रहे हो, डिटर्मिनेंट तो हमें पढ़ा, मतलब सपोज दैट कि हमने पढ़ा ही नहीं है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है वो जरा देखो, बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सो ऑब्टेन यूजिंग मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को सॉल्व करके इसको सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, एकदम कर सकते हैं, ये पता तब चलता है हमें जब इसका डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट 0 ना हो, क्योंकि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो फिर मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके,
और अगर डिटर्मिनेंट आ गया बेटा तो कोफैक्टर निकाल के सी से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट। अगर किसी बच्चे को कोफैक्टर निकालने नहीं आ रहे हैं या इन्वर्स निकालने अभी तक नहीं आ रहे हैं तो बेटा अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, अगला वीडियो हमारा डिटर्मिनेंट का ही होगा। अच्छा, इसमें थर्ड पार्ट भी पूछा था कि विच वैल्यू डू यू प्रिफेयर टू रिवार्डेड मोस्ट एंड वाई। ठीक है, तो वो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, क्योंकि ये तीनों में से कौन सा खराब है? ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी और ओबीडियंस, ईमानदारी। इन तीनों में खराब कौन सा चीज़ है? हाँ बताना भाई। तीनों ही अपने आप में अच्छा है। तो उसने बोला है कि आप किसे प्रीफेयर करना चाहते हो, तो आपके दिल में जो भी आए उसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव बातें लिख दो, 1 से 2 लाइन में, ज़्यादा लाइन में नहीं। जैसे मान लेते हैं हमें कि हमें अच्छा लगा ऑनेस्टी। क्या अच्छा लगा हमें? ऑनेस्टी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आई प्रिफेयर ऑनेस्टी टू द आई फॉलो क्या चाहिए बेटा? ऑनेस्टी टू द मोस्ट। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी अगर है तो आपके जानते हो, अगर ऑनेस्टी है तो ओबीडियंस वो भी आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, बहुत हद तक। और पंक्चुअलिटी भी आ जाएगा अगर ऑनेस्टी है तो। कोई व्यक्ति अगर ऑनेस्ट है अपने काम से तो पंक्चुअल होगा ही होगा, वो समय पे अपने काम को क्या करेगा बेटा? पूरा करेगा। आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया है ना? आप कोई ज़रूरी नहीं है आप पंक्चुअलिटी को कर दो, आई प्रिफेयर पंक्चुअलिटी। फिर पंक्चुअलिटी के बारे में बताओ कि अगर कोई आदमी पंक्चुअल है यानी वो अपने काम सारे कामों को क्या कर रहा है? टाइम पे कर रहा है, वर्क कर रहा है, इसका मतलब वो ऑनेस्ट भी होगा और इसका मतलब ओबीडियंस भी होगा हमारा। समझ में आ रहे? ओके, चलिए बेटा। तो वो आप उसके बारे में एक लाइन कुछ भी लिख दो चल जाएगा, एक ही नंबर पार्ट होते हैं उसमें, आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव लिखना, निगेटिव मत लिख देना उसके बारे में। ठीक है, ओके नाउ। तो अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा था फॉर वेल बीइंग ऑफ एन ऑर्फन 3 ट्रस्ट A, B and C has donated 10%, 15% and 20% of their total fund 2 lakh, 3 lakh and 5 lakh respectively. Using matrix method multiplication, find the total amount of money received by orphanage by 3 ट्रस्ट। बोल रहा है कि इन तीनों ट्रस्ट से टोटल पैसे कितने आए वो बताने हैं आपको। एक के पास 2 था, 3 था और 5 था, है ना? तो ये एक के पास 2 लाख है मैक्सिमम अमाउंट, दूसरे के पास 3 लाख है और तीसरे के पास 5 लाख है। ओके गुड। अब जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो क्या है बेटा? तो एक के पास एक ने 10%, 15% और 20% करा है। 10%, 15% और 20%। तो हो तो गया, यही तो हो गया हमारा। इसका इंटू कर दीजिए। नहीं समझ में आए? ये अमाउंट था तो उसको कितना टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ, टोटल मनी, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑर्फन, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय इज, ठीक है, 2 लाख का 10%, 3 लाख का 15% और 5 लाख का 20% हो गया। अब इसको अगर करते हैं आप मैट्रिक्स मेथड से तो 2 लाख का 10%, 10/100 प्लस 3 लाख का 15%, 15/100 प्लस 5 लाख का 20% यानी 20/100। वेरी गुड। आज ये टोटल का टोटल आ गया बेटा, कितने हो गए जब बताना? यस, ये हो गया 20,000 प्लस 15 या 45,000, 45,000, ठीक, और प्लस 1 लाख, ठीक है। 5 लाख का 10% 50,000, 20% 1 लाख, तो हो गया 45, 10, 55, 10, 65,000 यानी कि 1,65,000 रुपीज़ टोटल वो रिसीव्ड करेगा। हो गया, कहानी खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और ये तो फिर से वही क्वेश्चन हो गए, एनसीईआरटी वाले ही हैं। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000, जो 4th क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। ओके,
तो वो क्वेश्चन मैं बता नहीं रहा हूँ, वो बन जाएंगे आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5 में, 3 स्कूल ABC ऑर्गेनाइज्ड अ मेला फॉर कलेक्टिंग फंड फॉर हेल्पिंग द rehabilitation of flood victims. They sold handmade fan, mats and plates from recycled material at a cost of rupees 25, rupees 100 and rupees 50 each. The number of articles are sold are given. आपको ये दे रखा है ABC है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या बोल रखा है इसने कि ABC, ये दे रखा आपको क्वेश्चन में दे रखा है ABC तीन स्कूल है, ठीक है, ABC 3 स्कूल है, ऑर्गेनाइज्ड अब मेला, ये मेला ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये आर्टिकल बेच रहा है जिसमें है हैंड फैन और मैट और प्लेट्स है, हैंड फैन मैट्स है और प्लेट है, ओके ठीक है। कितना कितना दे रखा है 40, 25, 35, 40, 25 और 35, गुड। नेक्स्ट दे रखा है 50, 40 और 50, 50, 40 और 50, ठीक है, 50, 20, 30 एंड 40, 20, 30 और 40, ठीक है, 20, 30 और 40। बोला फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल सेपरेटली बाय सेलिंग द एबव आर्टिकल्स, ऑल्सो फाइंड द टोटल फंड्स कलेक्टेड फॉर द पर्पस। बोला टोटल फंड जो है वह कितना कलेक्ट कर रहा है, ये आपको बताने हैं कि कितना कितना फंड कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है वो, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखो कि ध्यान देना बेटा। अब आपका सेलिंग प्राइस भी मैं बता दे रहा हूँ ना, सेलिंग प्राइस क्या क्या दे रखा है आपको जरा बताना। सेलिंग प्राइस हाँ कितना दे रखा है बताओ, 25, 100 और 50 है, 25, 100 और 50। अभी जरा मैं ऐसे ही लिखा हूँ आपको समझाने के लिए, जरा सा देखो यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल सेलिंग प्राइस आएगा, टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना। फाइंड द फंड्स कलेक्टेड, तो टोटल फंड कितना कलेक्ट होगा वो इससे मल्टीप्लाई करोगे तभी होगा। अब स्कूल ए कितना करेगा कलेक्ट, तो स्कूल ए का तो ये दे रखा आपको, है ना। क्या चीज़ में दे रखा है स्कूल ए, ये क्या है, अलग अलग रो में है इसके मटेरियल, तो रो में है, अगर हम रो को कॉलम के इक्वल तो नहीं करेंगे, कॉलम को रो के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो अब देखो अगर आप ऐसे ही लिख लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा आपको, इसे पहले लिखना है, किसे, सेलिंग प्राइस को। बताओ तो सेलिंग प्राइस 25, 100 और 50 है, ध्यान देना यही है। और स्कूल बी का जो फंड कलेक्शन होगा वह ए का बोलना 40, 50 और 20। अब देखो ये जो था हैंड फैन का था, हैंड फैन के लिए था, ये किसके लिए था बताना बेटा, मैट्स के लिए है, और ये क्या है हमारा, प्लेट्स के लिए, ओके। तो देखो यहाँ से हैंड फैन से मल्टीप्लाई होगा, ये हैंड फैन है ना, ये मैट्स है ना 50, तो ये मैट्स जो है वो मैट्स से मल्टीप्लाई होगा, और अब सही है मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इसको इधर रख लोगे मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके कॉलम इसके रो के बराबर नहीं होंगे, क्लियर हुआ। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसी को पहले रखना चाह रहे हो तो फिर आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। अभी ये समझ में आ गए, ये एक के लिए था तो दूसरे के लिए भी आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, 25, 40 और 30, ये दूसरा स्कूल हो गया, ये 35, 50 और 40 तीनों स्कूल का अलग अलग सेलिंग आ जाएगा। और नहीं तो आप स्कूल को इधर ले आते 40, 50 और बोलो बेटा 20, समझ में आ रहे हैं। फिर ये स्कूल ए हो गया 25, 40
और 30 स्कूल बी हो गया, और ये 35, 50 और 40 ये स्कूल सी हो गया। तो मैं बहुत क्लियर वे में आपको समझा रहा हूँ। अब ये जो हमने क्या चीज में ले लिया इसे कॉलम में, तो वो क्या हो गया हमारा 25, 100 और 50, 3 रो में आ गया ये। अब देखो फिर से वही बात हो गया, ये क्या चीज़ था, ये पूरा अब स्कूल ए के लिए आ गया है ना। ये स्कूल ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर अभी स्कूल ए ये है, बी ये है और सी ये है, दोनों में अंतर है, समझ में आ रहे? ठीक है। अब देखो स्कूल ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और किससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 40 क्या था आपका हैंड फैन, और इसको 25 हैंड फैन का सेलिंग प्राइस है, तो इसका सेलिंग प्राइस इससे, इसका सेलिंग प्राइस इससे, इसका सेलिंग प्राइस इससे। कुछ नहीं होता है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग रख लोगे तो आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, और इसके आगे तो आपको समझाने की दिक्कत ही नहीं बेटा। फाइंड द फंड कलेक्टेड, आपको बताना था कि फंड कितना कलेक्ट होगा हमारा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फंड कलेक्टेड। यहीं पर मैं लिख लूँ, आप इसके बारे में लिखो या इसके बारे में लिखो, कहीं भी लिख दो, टोटल फंड बोलो बेटा कलेक्टेड, वेरी गुड। अगर टोटल फंड कलेक्टेड करना है आपको तो कितना कलेक्ट हो जाएगा बताओ, हाँ ठीक है, 40 × 25 तो 25 चौका 100 होता है, 100 एक जीरो और लगा तो 1000 हो गया। 50 में 100 से करोगे 500 5000 हो जाएगा, प्लस का 5000 और प्लस का 20 को 50 से करोगे 50 दूना 100, 1000 हो गया हमारा। ठीक है, ये पहले वाले का हो गया। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625 हो गया, प्लस 40 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 हो गया, प्लस 30 को 50 से 1500 हो गया, 1500 गुड। 35 को 25 से 25 5 जा 125, 12 25 3 जा 75, 75 और 85 87 हो गया, 875। 50 को फिर से 50 को 100 से तो 5000 ही होगा, और प्लस 40 को 50 से 2000 हो गया। ओके, आ तो गया आंसर आपका, टोटल फंड कलेक्टेड यही तो हो गया। अब इसको ऐड कर लो तो 5 एक 6 और एक 7000 हो गया, ठीक है भाई। और ये 4000 एक 5000 और एक 6125, 6125 हो जाएगा। 5 2 7000, 7875 एंड दिस इज योर आंसर। आंसर आ गए, आ रहे हैं ना समझ में? वेरी गुड, आ रहे हैं आपको समझ में? टोटल फंड कलेक्टेड है तो अब इन तीनों को भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं। ये स्कूल वाइज आ गया, ये ए स्कूल ने कलेक्ट किया, बी और सी, देयरफॉर टोटल फंड कलेक्टेड, टोटल फंड कलेक्टेड क्या हो गया बेटा, तो 7000 प्लस 6125 प्लस 7875। अब 800 एक 900 एक 1000 ये भी हो गया, तो 6 और 1 7077, 3 बार 777 हो गया, इसका मतलब 21000 फाइनली आंसर आ गया बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप दैट कि बेटा आप लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे होगे आज, और अगर इन्जॉय नहीं कर रहे हो तो करो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पेपर में, इस तरह के क्वेश्चन तो एक पेपर में इस बार 110% मैं बता रहा हूँ आपको आएंगे, तो आप प्रैक्टिस करके जाओ। नहीं आएंगे तब आप मेरे से बोलना, है ना, तब कमेंट करना बेटा कि क्वेश्चन आपने जो बोला था वो क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा होगा नहीं, जब मैंने बोल दिया क्वेश्चन नहीं आएंगे ही आएंगे तो ये क्वेश्चन एक आने ही आने हैं। ठीक है, अब कितने नंबर में वो क्वेश्चन के लेंथ पर डिपेंड करता है। अभी तक जो आप देख रहे हो ये 3 नंबर के लिए है, लेकिन इसी को अगर जैसे पहला वाला था स्कूल वाला ओबीडियंस वाला, अगर उसको सॉल्व करने के लिए बोलता मैट्रिक्स मेथड से नहीं डिटर्मिनेंट मेथड से, तो वो क्वेश्चन 5 नंबर के हो जाते, क्योंकि अब आपको इन्वर्स भी फाइंड आउट करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, और आपके पास है ये क्वेश्चन, देख लीजिए। देयर आर 2 फैमिलीज ए एंड बी, देयर आर 4 मेन, 2 फैमिलीज था ए एंड बी, जिसमें बोला 4 men 6 women एंड 2 children इन फैमिली ए, 2 men 2 women एंड 4 children इन फैमिली बी। द recommended daily amount of calorie is 2400 for a man, 1900 for women and 1800 for children, and 45 gram of protein for men, 55 gram of women and 33 grams for children. Represent the above information using matrices. Using matrix multiplication, calculate the total requirement of calorie and protein for each of the 2 family. What awareness can you create among people about the balanced diet
फ्रॉम दिस क्वेश्चन। और ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है हमारा, दो फैमिली है जिसमें 4 मैन, पहले में 4, 6 और 2 है, 4, 6 और 2, 4 मैन है, 6 वुमेन है और ये चिल्ड्रेन है फैमिली ए के लिए। अब फैमिली बी के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखा था उसके अकॉर्डिंग 2 चिल्ड्रेन है, 2 मैन, 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रेन, 2 मैन, 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रेन। इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है जरा देखिए बेटा, द रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ कैलोरी इज 2400 फॉर मैन। मैन के लिए जो डेली अमाउंट ऑफ कैलोरी है वह 2400 है, ठीक है। तो 2400 कैलोरी है। वुमेन के लिए जो कैलोरी है वो दे रखा है आपको, कितना है जरा देखना, 1900 और 1800। वेरी गुड। तो ये हो गया 1900 और ये हो गया 1800। ओके गुड। तो ये कैलोरी के लिए आ गया। दूसरा प्रोटीन के लिए भी बता रखा था, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए क्या बता रखा है जरा देखना बेटा, 45 ग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर मैन, 45, 55 एंड 33, 45, 55 एंड 33। ओके। अब जरा देखो तो, मैन का कैलोरी मैन से मल्टीप्लाई होगा, वुमेन का कैलोरी वुमेन से मल्टीप्लाई होगा और चिल्ड्रेन का कैलोरी चिल्ड्रेन से मल्टीप्लाई होगा। ये ईच के लिए दे रखा था हमारा। ओके। अब हमसे पूछा है, तो रिप्रेजेंटेशन तो हो गया। अब हमसे पूछा है रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो लिख दो यहाँ पर में कैलोरी है और ये प्रोटीन है, ये कैलोरी है और ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। ओके ओके। आगे बोल रहा था रिप्रेजेंट करने के बाद यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन। तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन, तो क्या होगा जरा बताना बेटा। यस, मल्टीप्लाई कर दो, 4, 6, 2, 2, 2, 4, गुड, 2400, 1900 और 1800, 45, 55 एंड 33। मैं मल्टीप्लाई करने नहीं जा रहा हूँ, आप सीख गए हो। 4 इंटू 2400 प्लस 6 इंटू 1900 प्लस 2 इंटू 1800 मल्टीप्लाई कर दो, वो फैमिली ए का आ गया। दूसरा वाला मल्टीप्लाई करोगे फैमिली बी का आ जाएगा बेटा, और फिर उसी तरह से प्रोटीन का भी आ जाएगा और ये दोनों फैमिली के आपके निकल के आ जाएंगे, वही आंसर होगा। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट में इसने बोला था कैन यू क्रिएट अमॉन्ग पीपल अबाउट द बैलेंस डाइट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, व्हाट अवेयरनेस कैन यू क्रिएट, कौन सा अवेयरनेस लेके आप आओगे, यही वैल्यू बेस हो गया। सॉरी, हाँ, तो क्या अवेयरनेस क्या है हमारा, ये जो आप प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन खाओ, कैलोरी खाओ, किसके लिए, तो हम फिजिकली और मेंटली क्या रह सकें, फिट रह सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है बैलेंस डाइट लो, क्यों, क्योंकि हम फिजिकली फिट रह सकें और मेंटली भी अच्छे तरह से फिट रह सकें। इसके लिए डॉक्टर बोलता है बेटा कि आप डाइट्स लिया करो। ये कैसा लगा आप लोगों को, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैंने आपके 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 4 क्वेश्चन जान के मैं छोड़ रहा हूँ। 10 क्वेश्चन है टोटल इसमें, तो 4 क्वेश्चन मैं जान के छोड़ रहा हूँ कि प्लीज़ एंड प्लीज़ बेटा आप इन्हें खुद ट्राई करो। अब तो आपको समझ में आ गए होंगे, और कमेंट करके भेजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। वो क्वेश्चन मैं दोबारा वीडियो बना के भेज दूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। और अगर आपने कमेंट नहीं करा, इंटरेस्टेड नहीं है बेटा, तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं तो बस ये 4 एक फॉर्मेट बता दिया, समझा दिया, इससे आपके बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और लगता हो कि यह वास्तव में बहुत यूज़फुल है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर, सब पे
इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिए कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 95+ क्रॉस करना है तो आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों पे ध्यान देने होंगे। छोटी से छोटी बातें जो थी वो एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि मिनिमम, अगर टोटली आपने एनसीईआरटी करके जा रहे हो तो मिनिमम जो आपके मार्किंग होंगे मिनिमम वो 70 से 80% होंगे। ये मैं आपको पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बेटा, डरना मत, एकदम मत डरना। सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे तो भी 70 से 80% होंगे। अगर उसमें थोड़ा ये सब मसाला ऐड कर देंगे ना, है ना, तो और मसालेदार हो जाएगा और आपका ये क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान तो आप वहीं रखो, मेहनत बेटा आप उसी के अकॉर्डिंग करो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। क्योंकि मैं पहले भी बता रखा हूँ कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो मेहनत करता है वही जीतता है। आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करो, बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ एंड प्लीज़ बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए और उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है वो और भी इम्पॉर्टेंट होगा, है ना, डिटर्मिनेंट का। और अगर आप लोगों में से किसी का कमेंट आया तो मैं इनमें से जो बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन, वो भी बना के भेज दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।